तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हुदुद तूफान की। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान हुदुद ओडिशा और आंध्र से टकराने के बाद धीमा पड़ गया है, तो ये एक राहत की बात है, अच्छी खबर एक आ रही है। हालांकि तूफान की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन आने वाले 24 से 36 घंटे अगर हम बात करें तो वो अहम हो सकते हैं। आंध्र और ओडिशा ही नहीं बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तक देखा जाएगा। प्रभावित इलाकों में तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। जो सर्वाधिक प्रभावित वाले इलाके हैं उनमें हुदुद से निपटने के लिए एनडीआरएफ की जो 42 टीम्स हैं उनके 1800 अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। हुदहुद का हमला सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। चक्रवातीय तूफान जब तट से टकराया तो उसकी रफ्तार 170 से 190 किलोमीटर तक बताई जा रही थी। तूफान का सबसे ज्यादा असर विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में बताया जा रहा है। रेलवे ने इन इलाकों में 60 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं और 50 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। मौसम ठीक होने तक कई फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद विशाखापट्टनम में मौजूद हैं, तो वहीं दिल्ली में एनडीआरएफ और कैबिनेट सेक्रेटरीट लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे डिजास्टर कंट्रोल के लोग काफी दिन पहले से जो है वहां पर जाकर और जो कुछ संभावनाएं हो सकती हैं उसके लिए क्या क्या इलाज करना है, क्या क्या रिहेबिलिटेशन करना है, पूरे हमारी डिजास्टर की यूनिट, हेल्थ की यूनिट, कैबिनेट सेक्रेटरीट में हर रोज मीटिंग होती है, हर चीज का रिव्यू होता है। और हमने रात को भी और सुबह भी टेलीफोन पर भी टच रहे हैं इनसे निरंतर, तो जो भी सहायता उनको चाहिए वो हम मुहैया करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आज सुबह, कल शाम को तो एक बैठक की ही थी जिसमें कि बड़े विस्तार से इसका जायजा लिया था, और आज सुबह भी उन्होंने इसका जानकारी हासिल की थी। ओडिशा में हुदहुद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी को गिना जा रहा है। लेकिन गंजाम के गोपालपुर और बहरामपुर इलाकों तक पहुंचने के बाद ही तूफान की रफ्तार में कमी महसूस की जाने लगी। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन तूफान के रास्ते में आने वाले तमाम इलाकों को खाली करा लिया था। तटीय इलाकों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों के लिए भेज दिया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि ओडिशा में खेती को इससे काफी नुकसान होगा। ओडिशा की कई नदियों में भी बाढ़ की आशंका है। अभी तो छोटे छोटे पेड़ पड़े हुए हैं रास्ते में, लेकिन पहले जो हुआ था फाइलिंग इस अभी ऐसा नहीं है। जो लास्ट बार हुआ था कि लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग जो लास्ट बार लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है, अभी वो प्रिपरेशन हो गए हैं वो लोगों ने। मोर इवैक्यूएशन इज लाइकली दिस मॉर्निंग। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस दैट आर पॉसिबल। बीते साल आज के ही दिन पाइलिन तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। हालांकि हुदहुद की तीव्रता पाइलिन जितनी नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हुदहुद की वजह से तेज बारिश हो सकती है। बहरहाल एनडीआरएफ के अलावा नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। तूफान के बाद राहत कार्यों के लिए नौसेना के 5 हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। तूफान के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई, मोबाइल और टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रभावित इलाकों में पूरी तरह से बंद है। पेड़ गिरने से जगह जगह पे रास्ते बंद हैं, जो इस समय यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, और इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। कैमरामैन अंशुमान के साथ विक्रांत दुबे, गोपालपुर, IBN 7। और आपको बता दें कि हुदहुद तूफान से निपटने के लिए की गई जबरदस्त तैयारियों की वजह से जान माल के नुकसान को कम करने में कामयाबी मिली है। हुदहुद का असर अब भी कायम है। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा जी। साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ NCMR WF के पूर्व प्रमुख डॉक्टर RK दत्ता और मौसम विभाग में
चक्रवात विभाग के प्रमुख एम महापात्रा भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। इनके अलावा पटना से बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार अनुज तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम करेंगे आगे विस्तार से बात। साथ ही साथ हमारे सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। उनसे भी हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन गोपालपुर में क्या हालात थे, उसके बाद वहां पर हुदुद तूफान के बाद किस तरह का माहौल है, किस तरह से प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं, हुदुद की वजह से जनजीवन पर किस तरह का असर पड़ा है, देखिए हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे की आंखें देखिए। हुदुद तूफान के खतरे को देखते हुए उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। हम इस समय NH 16 पे हैं, यानी कि कोलकाता से चेन्नई जाने वाले हाईवे पर हैं, जिसे रोक दिया गया है। इस समय मैं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के इच्छापुर इलाके में हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रकों का लंबा रेला लगा हुआ है। चूंकि तूफान का खतरा है, लिहाजा पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, वाइजैक और ईस्ट गोदावरी में ज्यादा नुकसान हो सकता है, लिहाजा इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। आप बताइए, आप यहाँ कब से खड़े हैं? 10 बजे सुबह से। 10 बजे। कहाँ से निकले हैं? कलकत्ता से आ रहे हैं बेंगलोर के लिए। यहाँ 10 बजे से खड़े हुए। क्यों रोका है आपको? बोले जाने नहीं, तूफान बहुत जोर से आने वाला है आगे, इसलिए आप नहीं जा सकते, यहीं वेट करो। कितनी ट्रकें खड़ी हैं यहाँ पे? अभी कलकत्ता से चेन्नई से आ रहे। चेन्नई 1000 से ज्यादा ट्रकें इस पूरे रास्ते पर खड़ी हुई हैं। चूंकि ये रास्ता आगे की हम बात करें तो तूफान आगे बहुत ज्यादा है और 11:35 पर वाइजैक में हुदहुद तूफान ने हिट किया है, लिहाजा 6 घंटे तक पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। कि ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट का इच्छापुर इलाका है। लगभग 350 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो है चेन्नई रूट, जो अगर हम बात करें नेशनल 16 की हम बात करें, तो इस पूरे रास्ते को जगह जगह पे रोक दिया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि तेज हवा के कारण ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस रास्ते को आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको पीछे दिखाता हूं, पूरा रास्ता खाली है। जिस जगह पे, जिस रास्ते पर 24 घंटे ट्रकों का रेला होता है, गाड़ियों के सिर्फ पहियों की आवाज सुनाई देती है, इस समय ये पूरा रास्ता वीरान दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अंशुमान के साथ विक्रांत दुबे, श्रीकाकुलम, IBN 7। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने तमाम खास मेहमान से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अब कि अगर हम बात करें, जब ये तूफान गुजर चुका है तो अब वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि वाइजैक की हम बात करें, जहां पे तूफान ने हिट किया है, हुदहुद ने हिट किया है, अगर वहां की बात करें तो वहां पे पूरी तरह से संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। टेलीफोन और मोबाइल कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी गायब है। अब किसी भी तरह से, चाहे वो NDRF की टीम हो, चाहे अगर आप मदद के लिए किससे भी बात करते हैं, और जो लोग वहां पे रहने वाले हैं, उनके रिश्तेदार, सबसे ज्यादा बेचैनी जो होती है उनके रिश्तेदारों की होती है, जो दूर दूर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं, वो परेशान है। और जो लोग वहां हैं वाइजैक में और आसपास का जो इलाका है, वो लोग किससे मदद मांगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। लिहाजा सैटेलाइट फोन के थ्रू वहां पे किसी तरह से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आमतौर पे ये सबके लिए सुलभ नहीं है। NDRF की टीम, जो सबसे बड़ा जो हम लोग बात कर रहे थे सुबह से, कि तूफान के बाद, तूफान हिट करने के बाद जो 6 घंटे का समय होता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय इस तूफान को लेकर कहा जा रहा था कि 6 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खतरा होता है। उस समय हम अंदर जा नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। NDRF की टीम के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। हालांकि अब जो मुझे जानकारी मिल रही है कि NDRF की टीम निकल गई है, रास्ते जो ब्लॉक हैं उनको धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय गवर्नमेंट के साथ है, ये है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्थित जो व्यवस्था है उसको ठीक करें। बिल्कुल, आपके पास आऊंगे विक्रांत वापस। एम महापात्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि उनको जाना है। सबसे पहले मैं सवाल उन्हीं से कर लेती हूँ। एम महापात्रा जी, ये अच्छी बात है कि अच्छी खबर आ रही है कि थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर हुआ है, लेकिन मान लिया जाए कि बस अब यही है, आगे और ज्यादा इसका असर, या रिवर्स विंड जिस तरह से चलती है, अब वो सब कुछ नहीं होगा, प्रभाव कम हो गया है, तो आगे भी यही रहेगा? चलिए, एम महापात्रा के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर विनोद शर्मा जी बने हुए हैं। विनोद शर्मा जी, यही चीज मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा कम इसका प्रभाव हुआ है, लेकिन माने कि अब आगे भी यही रहेगा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? देखिए, लैंडफॉल जब हो जाता है साइक्लोन का, तो उसके बाद में इसका प्रभाव कम होता जाता है। और आपने ठीक कहा कि अभी 5-6 घंटे तक
इसी पूरे क्षेत्र में हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आंध्रा और उड़ीसा दोनों ही राज्य जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं इस डिजास्टर के लिए। जैसे कि आपने देखा कि पूर्व चेतावनी हमारी जितनी अच्छी अब हो गई है, मौसम विभाग से एक मिनट की आपको सूचना मिल जाती है कि इसकी कितनी रफ्तार है, कितनी तो उसी प्रकार से हमारी आंध्र प्रदेश या उड़ीसा सरकार वो सब पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ पे जितने साइक्लोन शेल्टर हैं, मतलब विशाखापट्टनम की बात छोड़ दीजिए, जितना भी तटीय क्षेत्र है वहां पर साइक्लोन शेल्टर्स है जहां पर के लोगों को ले जाया जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि एनडीआरएफ जो है वो लोग इनको लेकर के जाते हैं। अब हम जैसे कि आंध्रा की अगर हम मिसाल लें तो हर गांव में कमेटीज हैं और वो कमेटी जो है लोगों को बताती हैं कि भाई देखो ये इस तरह का एक तूफान आ रहा है, आपको सबको यहाँ पहुंचना है। तो वहाँ एनडीआरएफ की भी जरूरत नहीं होती है, पुलिस की भी जरूरत नहीं होती है। तो कम्युनिटी का इतनी बड़ी भागीदारी आंध्रा में देखी जा सकती है, जो एक मिसाल है। और एनडीआरएफ तो बहुत अच्छा काम वहां पे कर ही रही है। एसडीआरएफ का भी रोल है, चूंकि आंध्रा में स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी है तो वो भी काम कर रही है, स्थानीय पुलिस भी काम कर रही है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जान की जो हानि है बिल्कुल मैं आपके वो बहुत कम होगी। बिल्कुल वापस आऊंगी आपके पास। एक बार फिर से हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे महापात्रा जी का। महापात्रा जी, अगर हाल ही के कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान ने काफी तरक्की की है और यही बात हम यहाँ पर अभी स्टूडियो में कर भी रहे थे। शायद यही कारण है कि जितना पिछली बार हम देखते थे कि जिस वजह से बहुत जानमाल का नुकसान होता था, अब उतना नहीं है। प्रेडिक्शन तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप जो भी एहतियात है वो तो बरत सकते हैं। हाँ, आप भारत पानीपत मौसम विज्ञान विभाग का चक्रवात तूफान के बारे में सतर्क सूचना जो दिया जा रहा है, इसको आप विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में इसका जो सटीकता और इसका जो उपयोगिता बहुत बढ़ गया है। जैसे लास्ट ईयर इसी दिन 12 अक्टूबर 2013 को साइक्लोन फाइलिन गोपालपुर पास क्रॉस किया था और 5 दिन पहले ये बोला गया था कि गोपालपुर आएगा। इस तरह इस साल भी जो 12 अक्टूबर को भी क्रॉस किया है साइक्लोन हुदहुद, इसको भी 5 दिन पहले बोला गया है कि ये विशाखापट्टनम के पास ही क्रॉस करेगा और 12 तारीख को ही क्रॉस करेगा पूर्णिया नोन पर। वही हुआ है। ये संभव हो पाया कि इसलिए कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लिया गया था लास्ट 5 इयर्स में। सो इस स्पेशली 2009 से शुरू करके आप अभी देखेंगे कि लगातार जो चक्रवाती तूफान का जो वार्निंग है, इसका सटीकता बढ़ने जा रहा है और इसका उपयोगिता भी बढ़ने जा रहा है। ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर साइक्लोन वार्निंग के लिए जो ऑब्जर्वेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स है और साइक्लोन ऑब्जर्वेशन के लिए जो ह्यूमन एक्सपर्टाइज है वो सब डेवलप किया गया है। और इसके साथ साथ कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एकजुट होकर साइक्लोन जैसे डिजास्टर के साथ मुकाबला करें। बिल्कुल, लेकिन कहा जाता है महापात्रा जी कि शुरुआती जो कुछ घंटे होते हैं, अगर 6 से 12 घंटे के समय को हम देखें तो काफी क्रूशियल होते हैं। क्या वापस भी अटैक कर सकता है ऐसे में अगर कुछ देखा जाए तो? ऐसा कुछ अटैक नहीं होता है। जब साइक्लोन कोई तट पर पार करता है, इसका जब केंद्र लैंड पर आ जाता है, हम इसको लैंडफॉल बोलते हैं, मगर जब केंद्र आ जाता है 50% ऑफ साइक्लोन लैंड के ऊपर होता है और 50% ऑफ साइक्लोन सी के ऊपर होता है। वो जो पिछला जो 50% आता है तब से भी इक्वली विंड स्पीड स्ट्रांग रहता है और ज़्यादा बारिश भी होता है और स्टॉर्म सर्ज या समुद्रिक लहर भी उनसे आता है। इसीलिए जो पहले चला गया 6 घंटा केंद्र आने के लिए और केंद्र जाने के लिए भी और 6 घंटा लगता है, जैसे कि पूरा साइक्लोन लैंड के ऊपर आ जाए। जब तक पूरा साइक्लोन लैंड पर आ जाता है तब ये दुर्बल हो जाता है और इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। इसीलिए साइक्लोन कोस्ट के आने से 6 घंटा पहले और साइक्लोन कोस्ट आने के बाद 6 घंटा पहले बहुत बड़ा क्रूशियल होता है। चलिए बिल्कुल, तो ये साइक्लोन के बारे में हम थोड़ा और विस्तार से भी समझना करेंगे। हमारे पास बाकी और मेहमान भी हैं, उनसे भी हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर बनते कैसे हैं और कैसे इनको ये तमाम नाम दिए जाते हैं। इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हुदहुद तूफान की। अब उसका असर जो है अभी तक कायम है। अब से कुछ देर पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हुदहुद तूफान के कहर के बारे में बताया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू के मुताबिक प्रधानमंत्री ने आपदा से निपटने में हर मुमकिन सहायता का भरोसा दिया। The 3-4 districts,
situation is very serious. Velocity of the Tufan is very severe. We are making all arrangements. Already Government of India, they have helped us. Even just now I spoke to PM. He also assured me what all possible we will do our best. And at the same time, they have mobilized already disaster management force and also boats and also required helicopters. So many things they have mobilized. और हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम जानना चाहेंगे अभी सुबह से लेके अभी तक जो कुछ आपने देखा है, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार आप उनको बताएं कि आखिर क्या रहा, क्या आपने देखा, किस तरह की मुसीबत, क्या कुछ। विक्रांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है जी विक्रांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोल जी विक्रांत, सुबह से लेके अभी तक जो भी चीज आपने देखा, जिस तरह की स्टेजेस आई, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने खुद वहां पर देखा, आप लगातार हम तक भी ये खबर पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा? देखिए, अभी तक जो हम लोग जब से यहाँ पे आए हुए हैं, साइक्लोन के पहले से जो तैयारी की जा रही थी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, फिलहाल जो चीज़ें दिख रही थी वो ठीक नज़र आई, क्योंकि जिन जिन जगहों पे जो ही प्रभावित इलाके थे, वहाँ जहाँ भी ऐसी आशंका थी कि यहाँ पे नुकसान हो सकता है, वहाँ से लोगों को हटाया गया। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि तूफान आने के बाद की तैयारी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अभी तक जो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, तो वो दावे जरूर उसको लेके तैयारी अच्छी खासी दिख भी रही है। और अब जो चीजें हैं, जैसे 6 घंटे बीत चुके हैं, इसके बाद से कितनी जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई और मोबाइल जो पूरी तरह से संचार तंत्र बंद हो गया है, उसे किस तरह से चालू करते हैं, उसमें कितनी मुस्तैदी दिखाते हैं और कितना जल्द हो जाता है, उससे ये देखा जा सकता है कि सरकार की तैयारी क्या थी। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो अब हम आपको पीछे अपने दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सुबह से जो विंड स्पीड थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि विशाखापट्टनम में हुदहुद ने वहाँ पे हिट किया है, लेकिन उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में इसका असर अभी भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो बारिश का है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बारिश के कारण यहाँ पे बाढ़ की आशंका बनी हुई है और बाढ़ ही यहाँ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, तूफान के तुरंत बाद जो तेज बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं जो बाढ़ का खतरा है वो भी पैदा हो जाता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती प्रशासन के आगे बनी हुई है। लेकिन आप अपना भी ख्याल रखिए विक्रांत, हम यही आप तक कहेंगे, आप खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चक्रवाती तूफान हुदहुद बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ, वहां से उसने रुख किया तटीय आंध्र प्रदेश का। हालांकि तूफान की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन आने वाले 2 दिन में इसका असर मध्य भारत तक महसूस किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग सिंह साइक्लोन सेंटर से सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं किस रुख में बढ़ेगा ये तूफान। IVN7 साइक्लोन सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये तूफान जो भारत से टकराया है, ये कहां बना था और दरअसल भारत में कहां जाकर कब कैसे खत्म होगा। मेरे साथ साइक्लोन सेंटर है, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दुनिया का नक्शा है, पूरा पृथ्वी है, और ये हमें फीड जो है यूएस का नेवी के एक साइट है, वहां से मिल रही है, जो गूगल से ले रहे हैं। देखिए, ये पूरा हुदूद का पूरा आकार है, जो काफी बड़ा है, करीब 250 किलोमीटर के इलाके में पूरा तूफान का पूरा तीव्रता थी। हम दिखा रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में देखिए, यहाँ पर अंडमान का समुद्र है, यहाँ कहीं आसपास लो प्रेशर एरिया बना था। ये आप देख सकते हैं, पूरा थाईलैंड का इलाका है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना था, और इसके बाद ये लो प्रेशर एरिया बढ़ता चला गया, और यहाँ पर अंडमान के आसपास क्रॉस करने के बाद ये तूफान में बदल गया, चक्रवात में बदल गया। ये आप देख सकते हैं, चक्रवाती तूफान यहाँ से बनता चला गया और इसकी ताकत बढ़ती चली गई, रफ्तार बढ़ती चली गई, इसका आकार बढ़ता चला गया, और अंत में ये भारत के बहुत करीब पहुंच गया। इसकी रफ्तार उस समय 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, और 15 किलोमीटर की रफ्तार से वो प्रति घंटे आगे बढ़ रहा था। देखिए, और हम अगर गहराई में जाते हैं, ये इस रफ्तार से आकर यहां पर विशाखापट्टनम के आसपास ये टकराया, जिसे लैंडफॉल कहते हैं। तूफान जब टकराता है तो उसे लैंडफॉल कहते हैं,
और उसी समय उसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय हवा की रफ्तार करीब 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था तूफान। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी घटती चली गई, क्योंकि सतह से टकराने के बाद तूफान वक्त के साथ कमजोर पड़ने लगता है। हम देख रहे हैं और आगे देखिए, इस लकीर में और आगे बढ़ते हैं, तूफान का जो है ये दिशा बता रही है, ये और आगे बढ़ते 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 काफी आगे आने के बाद ये इसकी रफ्तार जो है और आप देख सकते हैं घटती चली गई, 85 नॉट हो गई, यानी करीब 160 के आसपास हो गई, 160 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जगदलपुर आप देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे तूफान और आगे बढ़ता चला जाएगा। कुल मिला के भारत के 5 से 6 राज्यों में इसका असर दिखाई दिया। ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार 50 नॉट हो जाएगी, यानी 190 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की। और इसके बाद और अगर हम आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास कहीं पर ये जाकर खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि 2 दिन इस तूफान का असर रहेगा, और जब खत्म होगा तो 30 नॉट यानी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे ये तूफान आके खत्म हो जाएगा। तो और लगातार हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ विनोद शर्मा जी, अनुज तिवारी जी और आर.के. दत्ता जी लगातार मौजूद हैं। अनुज जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह की जब सामने चीजें आती है, ये ठीक है कि अलर्ट पहले से आपको मिल जाता है तो आपको काफी हेल्प होती है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हम कहां पर हैं? क्या कुछ हम लोगों की स्ट्रैटेजीज रहती है या किस तरह की मुश्किलात हम लोगों को आती है? देखिए, कल भी ऐसे बात हुई थी, और मैं प्रथम दृष्टया तो ये कहूंगा कि एक सटीक पूर्व चेतावनी और जो हमारी तैयारी थी पूरी, उसके कारण हम पूरी तरह से सफल हुए हैं इस आपदा प्रबंधन इसको करने इसका आपदा प्रबंधन करने में, इस हुदहुद तूफान का। क्योंकि जैसे ठीक आज के दिन, ठीक 1 साल पहले फाइलिन में जो हमने सफलता प्राप्त की थी, उसी प्रकार से इस बार भी हमको सफलता मिली है, जो कि सुनने में आ रहा है 4 से 5 मौतें हैं। तो अभी ये कहना कि हम केवल बहुत पिछड़े हुए हैं पश्चिमी देशों से, ये बहुत उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि 2 चीजें होती हैं मुख्य रूप से, पूर्व चेतावनी और अपनी तैयारी। तो केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियां पूरी तरह थी, लोगों को इवैक्यूएट कराया गया, और पूर्व चेतावनी बड़ी सटीक और बहुत समय से 72 घंटे से ज्यादा का समय मिला इसमें हमको प्रबंधन करने के लिए। तो और हमको लगता है कि इस जो हमारा सबसे वेरी सीवियर वाला फेज था 6 घंटे का, वो लगभग खत्म हो चुका है। और लेकिन अभी भी अगले 24 से 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे ये संख्या आंकड़ा और ऊपर न जाने पाए, क्योंकि अभी भी जो कच्चे मकान हैं और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके गिरने की संभावना बनी रहती है। रोड रेल ट्रैफिक अभी हमारा प्रभावित रहेगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिजली का नेटवर्क, ये सारी चीजें प्रभावित रहेंगी। तो ऐसे में जरूरी है। और दूसरा ये सलाह दी जाएगी कि जो मछुआरे हैं हमारे, मछुआरे अभी वापस जब तक कि उनको पूरी तरह स्थिति सामान्य ना हो जाए, वो समुद्र में ना जाएं। तो इन सब एहतियात अभी बरतने की जरूरत है, और इसके अगले 48 घंटे जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है इस संबंध में। एक चीज और कहना चाहूंगा कि चूंकि ये अक्टूबर एक चीज और बताना चाहूंगा लास्ट की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना हमारे यहाँ, ये बंगाल खाड़ी में बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, और ये तटीय इलाकों में जो कम्युनिकेशन और बिजली का नेटवर्क फेल करता है, तो इसमें अगर हमारी जो एजेंसीज हैं उस पर ध्यान दें कि अगर इसमें अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछाया जाए तो शायद ये भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, मैं अनुज जी की बात को यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। ये ठीक है कि क्रूशियल टाइम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जमीन के ऊपर से तूफान जो है वो दोबारा से सागर में चला जाता है, और वो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है और विकराल रूप धारण कर लेता है। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओडिशा में ऐसा हुआ था 1999 में, जिसकी बात अभी हम कर भी रहे थे। देखिए 1999 में वो बहुत ही सीवियर, वेरी वेरी सीवियर साइक्लोन था, और इसीलिए उसे सुपर साइक्लोन का भी नाम दिया गया। और ये आप ठीक कह रही हैं कि वहां पे चक्रवात जो था वो स्टैटिक हो गया था। कुछ जगह जाकर के उसने जैसे कि एक ही जगह रुक करके इतना तूफान और इतना भयंकर विनाश किया था कि कुछ जिलों में बहुत ही, मतलब कुछ तो गांवों का पता ही नहीं रहा था। जी बिल्कुल। तो वो तो इस तरह की स्थिति थी। लेकिन नॉर्मली जो होता है साइक्लोन में, वो यही स्थिति होती है कि जब लैंडफॉल हो जाता है तो इसकी तीव्रता कम होती जाती है। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिक रूप से, अगर आप जैसे आप बात कर रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज की या किसी भी, तो हम ये समझते हैं कि हमारा देश भी, देखिए पहले हमारे पास 10 रेडार थे पूरे कोस्टल एरिया में। आज हमारे पास, अगर आंध्रा की आप बात करें तो
डॉपलर रेडार्स जी। हैं, हमारे पास बोईज हैं। तो जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स हैं, आप हवा की गति से लगा करके कोई भी चीज, इतनी जो आप 99% एक्यूरेसी जो देख रही हैं, वो सब इन इक्विपमेंट्स की वजह से है। और अभी एक विश्व बैंक से एक हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है नेशनल लेवल पे, नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोग्राम। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि पूरे जितने भी 4 राज्य हैं जो जहाँ पे ज्यादातर साइक्लोन आते हैं, तो उनमें तैयारी सब में ही एक तरह की हो और इतनी ही हमारे में सक्षमता हो कि हम तुरंत इसके पूरे डिटेल वर्कआउट कर लें। और जैसे कि इस बार किया है और पहले भी किया था कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से और स्थानीय पुलिस की वजह से, देखिए हम ये नहीं चाहते कि हर बार एनडीआरएफ जाए, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी में इतनी सक्षमता हो जाए कि जैसे ये चेतावनी आती है तो वो अपने आप साइक्लोन शेल्टर के में पहुंचे, और ताकि जीरो मोर्टेलिटी, ये एम है डिजास्टर में कि किसी की भी मौत ना हो। अब देखिए कृषि का जो नुकसान है वो हम नहीं रोक पा रहे हैं, वो नहीं रुकेगा। कोई कच्चे मकान है या इस तरह की वो है, वो डेफिनेटली उसको नुकसान होगा, बिल्कुल। लेकिन जी जान माल का कोई नुकसान ना हो, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आर के दत्ता जी, क्या आखिर कारण आप यहाँ पर देखें, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर हम देखें तो इतने तूफान आखिर क्यों? और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा समझाएंगे विस्तार से, ताकि इजीली उनको समझ आ सके कैसे बनते हैं ये तूफान, अगर हम बात करें कैसे इनको ये नाम दे दिए जाते हैं। देखिए, पहले तो पिछले सालों में तो नाम नहीं देते थे, अब पिछले 4-5 साल से नाम देने शुरू हो गए हैं। और सारे जो कंट्रीज हैं इस इलाके के, वो सारे कंट्रीज मिलके अपना अपना इस दफा जो नाम दिया है, हुदहुद का नाम दिया है, ये दिया है आपके ये क्या सेठ ने दिया है, उन्होंने हुदहुद का मतलब होता है चिड़िया, ये अरबी भाषा, चिड़िया का नाम देके उन्होंने नाम दिया है जी। तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान देगा। इस तरह सारे डिफरेंट जो जोन है ना, उसमें से नाम देते हैं। ये नाम अमेरिका में पहले से लड़कियों के नाम देते थे, फिर उन्होंने करा कि नहीं, एक लड़की का एक लड़के का नाम होना चाहिए, वो टाइफून के नाम देते थे। लेकिन यहाँ हम नाम नहीं देते, यहाँ हम जैसे 99 के सुपर साइक्लोन को हम 99 सुपर साइक्लोन कह देते हैं, लेकिन अब हम नाम देते हैं और नाम से ही बात करते हैं। अच्छा, अब ये बनता कैसे है? देखिए, हमारे जून टू सितंबर मॉनसून डिस्टर्बेंसेस होती है और इस दफा कोई मॉनसून डिप्रेशन नहीं बनी, लेकिन मॉनसून लो बना जिससे बारिश हुई, जैसे कुछ हुआ। लेकिन अक्टूबर नवंबर इज द बेस्ट पीरियड जब साइक्लोन बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, और उसमें साइक्लोन जो बनते हैं 29 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और एक छोटा सर्कुलर बनना चाहिए, और छोटा सर्कुलर बन के वो बढ़ना शुरू हो जाता है कि 29 डिग्री टेम्परेचर है, उससे बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो साइक्लोन एक दफा बढ़ना शुरू हो जाए अक्टूबर में, तो बस समझ लीजिए कि ये साइक्लोन बन जाएगा। अब इसका हमारे पास डॉपलर रडार्स है, हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स है, कंटिन्यूस सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है। पहले 10 साल पहले इतनी मॉनिटरिंग नहीं होती थी, और हमारा अपना जो भविष्यवाणी का है, जो फोरकास्ट है, वो भी बेटर हो गया है। बिल्कुल, चलिए। वी आर एज गुड एज एनी अदर वेस्टर्न कंट्री इन फोरकास्टिंग साइक्लोन। बिल्कुल। अच्छा, अब साइक्लोन मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अनुज जी, कहा लोगों को इवैक्यूएट करने में हम कहें तो किस तरह की दिक्कत आती है? क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं होते। यहाँ भी हम देख रहे थे कच्चे मकानों से जब उनको कहा जा रहा था, जो भी कच्चे मकान थे खाली कराना बहुत मुश्किल हो रही थी, वो लोग जाना ही नहीं चाहते थे अपने घरों को छोड़ के, या फिर वापस लौट कर आ रहे थे। जी, मुझसे पूछा गया है? जी अनुज जी। हाँ, देखिए, ये बात आ रही थी कल जब इवैक्यूएशन की बात हो रही थी, उस समय भी हुआ कि लोग इमोशनली बहुत अटैच होते हैं अपने मकान से, अपने सामान से। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनमें जागरूकता फैलाई जाए, जो कि एक दिन में नहीं हो सकती है। लगातार मतलब इस पर शिक्षित करने की लोगों को जरूरत है कि अगर उनकी जान बची रहेगी तो उनकी जो संपत्ति का नुकसान होगा, उनके मकान नुकसान होगा, वो उसकी भरपाई दोबारा की जा सकती है।
और साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शन दिया होता है एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को कि अंतिम दौर में जो लोग नहीं अपने से स्वेच्छा से वहां से हटते हैं तो उनको फोर्सफुली इवैक्यूएट कराया जाता है, जिसका ही आप परिणाम देख सकती हैं कि आज हमको 4 या 5 ही मौतें सुनाई पड़ रही हैं। और निश्चित रूप से ये एक समझाने की, एक जागरूकता और शिक्षित करने की लोगों को जरूरत है कि तो अपने आप स्वतः से लोग जो है अपने साइक्लोन शेल्टर्स में जाएं, सेफ स्थान पर जाएं। चलिए, बिल्कुल, बहुत ही माफी के साथ आप सभी को शुक्रिया यहाँ पर करना चाहूंगी। मेरे पास समय इतना ही था। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, आर.के. दत्ता जी आपका भी शुक्रिया, अनुज जी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही हम कुछ और अपडेट्स लगातार आप तक देते रहेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस भी तरह की आपको जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको लगातार फॉलो करते रहिए। अभी भी जो उसका असर है वो कायम है, तो प्रशासन की ओर से भी जो बात कही जा रही है आप उसको फॉलो करिए, जो भी प्रभावित इलाके हैं। इसी के साथ इस सफर में आज के लिए फिलहाल इतना ही।